नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। फरवरी महीने के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कवर करेंगे यहाँ पर। पहले सप्ताह का जो घटनाक्रम रहा है, सबसे पहले उसके प्रश्न और फिर आगे ऐसे ही हम डिस्कस करते चलेंगे। फरवरी महीने के इस करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओम पांडे। ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग ऐसे काम की वीडियोस पाते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभ्यास तोपची महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये नेतृत्वकर्ता थे लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी निर्मित हथियार प्रणाली इस पूरे आर्टिलरी का सबसे मुख्य आकर्षण थी और इसमें अभ्यास तोपची एक वार्षिक मारक क्षमता वाला कार्यक्रम, प्रदर्शन या प्रशिक्षण का एक अभ्यास है जिसको आयोजित किया गया था। और इस वर्ष का जो फोकस था वो आत्मनिर्भरता पे था कि आत्मनिर्भरता कैसे लाई जाए। और जाहिर सी बात है कि ये सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने यह घोषणा की कि वर्ष 2025 तक राज्य नशा मुक्त हो जाएगा? नशा मुक्त करने की मुहिम बहुत सारे राज्य चलाते रहते हैं। उसी में उत्तराखंड ने अभी एक घोषणा की है कि 2025 तक हम लोग नशा से बिल्कुल मुक्त राज्य बनाएंगे। मिशन नशा मुक्त देवभूमि। उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो यूके को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। तो देवभूमि को नशा मुक्त किया जाए, इसी थीम के साथ वर्ष 2025 तक ये टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड सरकार 2025 में अपनी रजत जयंती भी मनाएगी। 2001 में याद होगा आपको इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। तो ये 25 साल इसकी जब इसके कंप्लीट होंगे तो 2025 में ये रजत जयंती भी मनाएगा। तो उसी रजत जयंती के अवसर पर देवभूमि को नशा मुक्त करने की बात कही जा रही है। जरा कमेंट करके बताइएगा वो डेट कब थी जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के तौर पर बनाया गया था और तब उसका नाम हुआ करता था उत्तरांचल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उत्तरांचल कब बनाया गया था? 2000 में। या तो डेट वो क्या थी, ये डेट आपको बतानी है ना। डेट इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में पूछ लिया जाता है कि कब कौन सा बनाया गया। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेट को भी जानें। ठीक है, तो नवंबर में ये डेट थी, उस डेट को आपको बताना है 2000 में। प्रसिद्ध फिल्मकार विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2016 की बात है। 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था विश्वनाथ को। ये एक फिल्मकार थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने का मतलब होता है कि आप सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्हें पद्मश्री भी मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी 5 बार मिल चुके हैं और बहुत सारे फिल्म फेयर ट्रॉफियों के विजेता ये रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। 50 से ज़्यादा फिल्मों को इन्होंने बनाया है, उसके निर्माता रहे हैं। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर प्राप्त किए हैं तो आप समझ लीजिए कि इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा होगा। ये एक मुहर होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव वीके पांडियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? और ये पुरस्कार था FIH प्रेसिडेंट अवार्ड। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किस स्टेट के सचिव को मिला है? तो ये उड़ीसा के। और ये किसके सचिव हैं? तो मुख्यमंत्री के ये सचिव हैं वीके पांडियन, उनको मिला है और ये उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 आयोजित हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो उसी की पूर्व संध्या पर एक समारोह में इनको ये दिया गया है जिससे कि लोग प्रोत्साहित हों अच्छा काम करने के लिए। इन्होंने आयोजन कराने में काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? चैटबॉट जो होता है, चैटबॉट हमेशा
जब आप कोई मैसेज करेंगे तो अपने आप रिप्लाई दे देता है। रात 12 बजे मैसेज करेंगे तब भी वो रिप्लाई करेगा। निश्चित उसमें कुछ मैसेज होते हैं जिनके निश्चित प्रश्न हैं, निश्चित प्रश्नों के उत्तर आप उसमें जान सकते हैं। तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसका नाम रखा है बाल मित्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है? बाल मित्र। अप्रैल से जनवरी 2023 के, अप्रैल 2022 यहाँ पर होना चाहिए, और अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में यात्री खंड में रेलवे की राजस्व आय में कितनी वृद्धि देखी गई? एक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और ये रही है 73%। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोविड के बाद में आपने जब देखा होगा कि रेलवे जब चलना शुरू हुई तो किराए भी बढ़ाए गए। कई बार आपको लगा होगा कि प्लेटफॉर्म टिकट और इन सब मुद्दों पे विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा हुए। तो इसके बाद इसकी कमाई, राजस्व आय जो है इसकी, वो बहुत बढ़ गई। खैर, इन्होंने कई टिकट वगैरह जो लगाए थे प्लेटफॉर्म पे, मेंटेनेंस टिकट और ये सब, उसको रद्द भी किया है। प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है तो इसमें दरें तो बढ़नी ही है। हरित विकास खंड में गोवर्धन योजना के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे 500। मिलियन प्लस शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा तंत्र, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाए, उसको एक वेल्थ के तौर पर देखा जाए, उसको कूड़ा करकट न माना जाए, ये प्रयास हो रहा है। तो 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करने का ये निर्णय लिया गया है, ये योजना है। कहां पर दिसंबर 2023 तक भारत की पहली स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 का ये टारगेट रखा गया है, भारत की पहली स्थानीय रूप से हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ये निर्णय लिया गया है कालका शिमला सर्किट में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन होंगी इनको वंदे मेट्रो कहा जाएगा। इनका नाम क्या रखा गया है? वंदे मेट्रो कहा जाएगा इनको। तो इनका नाम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको बता दीजिएगा। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, इन सब जो ऐतिहासिक स्थल हैं इन पर नैरो गेज मार्ग है, वहीं पर सबसे पहले इनको चलाने का निर्णय लिया गया है। और ये पारंपरिक डीजल इंजनों के बजाय हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले इंजनों से ये दौड़ेंगी, चलेंगी। ये जो इंजन होते हैं इनसे किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, तो इसलिए ये पर्यावरण अनुकूल इंजन माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, पीएम मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत कब की थी? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, LIEF, इसका ये फुल फॉर्म है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। इसकी शुरुआत कब की थी? अभी इस पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है और इसकी शुरुआत अभी जो बीता हुआ वर्ष है 5 जून 2022 तभी की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 5 जून 2022 को जब ये शुरू हुआ था तो इस विचार के साथ शुरू हुआ था कि पर्यावरण के प्रति लोगों का जो रुझान है उनको और जागरूक किया जाए, जीवन शैली जो है वो ऐसी बनाई जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, नासमझ और बेकार खपत जो है उसको बंद किया जाए, सचेत और सोच समझदार उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाया जाए। प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कभी कभी वन लाइनर प्रश्न ऐसा भी आपसे पूछा जाता है, खास करके सुमेलित करने में ये प्रश्न आपको मिल जाता है। तो ये है हरमनप्रीत कौर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। साल भर की जितनी भी गतिविधियां होंगी प्यूमा इंडिया की, उसमें ये पोस्टर बैनर में आपको ये नजर आएंगी। और फुटवियर, परिधान, एक्सेसरीज जो भी प्यूमा बनाता है उसकी सबको ये प्रेजेंट करेंगी। वैसे आप देखें तो पेप्सी की, इस समय पेप्सी का देखा जाए तो एक कन्नड़ अभिनेता है एस, वो है। और हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की स्मृति मंधाना है। पोको के हार्दिक पांड्या हैं। और IIFL फाइनेंस जो है उसकी तमन्ना भाटिया है। और एक मोवाडो है, ये वॉच ब्रांड है मोवाडो, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा मोवाडो के हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन भारत श्री, एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? यह स्थापना स्थान आपसे पूछा जा रहा है, बजट में भी ये सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हैदराबाद में की जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत शेयर्ड
रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये भारत श्री का फुल फॉर्म है। एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय ये होगा और 2023-24 के बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की गई है और इसकी स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ कहां पर शुरू हुआ? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे एशिया में ऐसा फेस्टिवल नहीं हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 तारीख से शुरू हुआ और ये 4 फरवरी 1 से 4 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 2020 के बीच भारत से कितने टन लाल चंदन की तस्करी की गई? 2016 से 20 के बीच में चंदन की तस्करी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 20,000 टन लाल चंदन जो है ये तस्करों ने तस्करी किया है इसका, और ये उनके हाथ में इसका प्रबंधन नियमन सब आ गया। भाई तस्करी का मतलब क्या है? तस्करों के हाथ में ये सारी चीजें आ जाना। 19,049 टन लगभग लाल चंदन जब्त किया गया है 28 अलग अलग घटनाओं में। और ये जो है जब तस्करी होती है तो चीज़ों के दाम जो होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा भी होते हैं और कई बार उसको कम दामों पर भी बेचा जाता है। वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है हमारे यहाँ का वो है 1972 का। तो 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची 4 के तहत चंदन संरक्षित श्रेणी में आता है और इसके लिए लगातार प्रयास भी। वीरप्पन का नाम भी आपने सुना होगा, वीरप्पन बहुत बड़ा चंदन तस्कर था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। जसीडीह झारखंड के किस जिले में? ये तो दे दिया गया है कि जसीडीह झारखंड में पड़ता है। झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवघर। देवघर जिला कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो वहां पर ये अभी उद्घाटन किया गया है। वैसे एक प्रश्न मैं आपको बताऊं कि मई 2022 की बात है, गुजरात में पीएम मोदी ने क्या किया था? देश के ही नहीं पूरी दुनिया के तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया था। ये किया था गुजरात में। कहां पर किया था? नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया था, तब मोदी ने किया था। अब किसने किया है? अभी किया है अमित शाह ने। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 TPC 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये 16 से 18 फरवरी के बीच में हो रहा है और इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पल्स का मतलब यहाँ पर दलहनी फसलों की बात है। तो दलहनी भारत दलहन और अनाज संघ के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और इसमें पल्स से संबंधित जो रणनीतियां हैं, व्यापार नीतियां हैं, जो जितना भी डेवलपमेंट इसमें हो सकता है उन सब पे बातचीत की जाएगी। भारतीय दालों में देखा जाए तो 2026 तक 25 अरब डॉलर तक पहुंचने का एक अनुमान व्यक्त किया गया है कि दालों का जो व्यापार है, दालों का जो बाजार है वो 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है, उत्पादक भी सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन से देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? ब्राजील, कांगो, ऑस्ट्रेलिया। ए और बी दोनों। ब्राजील और कांगो। ब्राजील भी इसमें और कांगो। सही उत्तर तो डी हो जाएगा, ए और बी। ब्राजील और कांगो सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य अभी इनको बनाया गया है दोनों को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य है कि जो देश हैं जो जहाँ पे सौर ऊर्जा किसी भी तरीके से आप अनुकूल स्थितियां पा रहे हैं, उत्पन्न की जा सकती है जहाँ पे, तो सौर ऊर्जा को बढ़ाया जाए और इससे हो क्या भाई, जो परंपरागत हमारे ईंधन के स्रोत हैं उन पे दबाव कम हो सके। 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। एक प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है। दिए गए नामों में से कौन एक 4 प्रमुख भारतीय अमेरिकी सांसदों की 3 सदन समितियों के सदस्य के रूप में नहीं नियुक्त किया गया है? 4 नाम दिए हैं, उनमें से एक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है।
4 भारतीय अमेरिकी सांसद अभी नियुक्त हुए हैं। इन चारों का नाम है प्रमिला जयपाल, अभी वेरा, राजा कृष्णमूर्ति और एक नाम है रो खन्ना। रो खन्ना। इसमें ये कमला हैरिस जो है, इनकी नियुक्ति ये 4 जो प्रमुख भारतीय अमेरिकी सांसद नियुक्त किए गए हैं उनके तौर पर नहीं की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत से, क्योंकि ये भारतीय मूल के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनका मतलब भारतीय अमेरिकी हैं, तो इनके दादा परदादा पूर्वज जो थे उनका संबंध भारत से रहा है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब किस देश के करेंसी नोट पर $5 बिल में, जो वहाँ का करेंसी नोट है, तो उस नोट में ऐसे ही आपसे ये पूछा जाएगा, किंग चार्ल्स तृतीय की प्रतिकृति नहीं होगी। वास्तव में ये माना जा रहा है एक ऐसा कदम है जो कि ब्रिटिश राजशाही के चरणबद्ध रूप से बाहर करने की एक शुरुआत है। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की नोटों पर अब किंग्स चार्ल्स थर्ड की प्रतिकृति नहीं छापने का निर्णय लिया गया है। तो ये नोट कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, वहीं पे ये निर्णय लिया गया है। 4 से 14 फरवरी तक सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? सरस मेला 4 से 14 फरवरी के बीच में, अभी ये चल ही रहा है, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन देखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो बनाए गए विभिन्न जो सामान होते हैं उनके विपणन से संबंधित ये है, उनको एक मंच प्रदान करता है, उनके लिए एक मार्केट मुहैया कराता है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, प्रोत्साहित हो सके। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद ने 4 क्षेत्रों और 4 राज्यों के कितने शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया? सबसे पहले तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि कहाँ की राज्य प्रशासन परिषद ने मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार की। और इन्होंने 4 क्षेत्र और 4 राज्यों के कितने शहरों में घोषित किया है? तो ये 37, यानी म्यांमार के 4 क्षेत्र और 4 राज्यों के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। सिविल सरकार को निलंबित कर दिया जाता है मार्शल लॉ में, और असीमित शक्तियों के साथ सैन्य नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो जाता है। सेना यहाँ पर शासन करने लगती है, जिसको सैन्य शासन आप कहते हैं आम भाषा में। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। अब महाराष्ट्र का ये राज्य गीत होगा, ये स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र होगा। इसके रचयिता कौन है? राजा नीलकंठ बढ़े इनका नाम है, और ये इसके रचयिता हैं। राज्य का ये लोकप्रिय गीत जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, अब राज्य गीत बनेगा राजा नीलकंठ बढ़े का ये गीत है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 का मुख्य विषय क्या है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर 4 फरवरी को। इस बार जो थीम रखी गई वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये 2023 की थीम है। 2000 में पेरिस में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर हुआ था और 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी 2023 में क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप के साथ ये थीम है इस बार की। इस थीम के साथ इसको मनाया गया। कौन सा देश 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? 2027 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो होगा उसकी मेजबानी करने वाला है सऊदी अरेबिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ने एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी जीत ली है, कहने का मतलब वो मेजबानी करेगा। 1956 की बात है जब एशियन कप फुटबॉल की स्थापना हुई थी। उसके बाद से सऊदी अरब अपने इतिहास में पहली बार ये मेजबानी प्राप्त करने में सफल हुआ है, पहली बार ये करने जा रहा है। और ये 26 जून से 16 जुलाई 2030 के बीच में आयोजित होने जा रहा है। 26 जून से 13 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। 2023 की ही ये बात हो रही है। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़, सॉरी, ये जो मेजबानी है 23 की, ये कतर करने जा रहा है। 1 मिनट, ये तो कतर करने जा रहा है। और 2027 में जो मेजबानी होगी वो सऊदी अरेबिया करेगा। 23 में तो ये कतर करने जा रहा है, तो कतर का ध्यान रखिएगा। अभी जो लेटेस्ट होने जा रहा है उसमें कतर करेगा, और उसके बाद में 2027 में जो होगा वो सऊदी अरेबिया करेगा। डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर है। भारत में डिजिटल रुपये को स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर। अभी आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने
डिजिटल रुपये को जारी किया। रिलायंस रिटेल ऐसा पहला रिटेलर है जिसने इसको स्वीकार कर लिया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, तो इन सब के साथ अभी रिलायंस ने क्या किया है, साझेदारी की है। आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस ने ऐसा स्वीकार करने की क्या की है, पहल कर दी है। पत्रिका नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार गंगा बेसिन में भूजल भंडारण स्तर प्रतिवर्ष कितने सेंटीमीटर घट रहा है। इस पत्रिका में कहा गया कि गंगा बेसिन का जो भूजल भंडारण स्तर है वो घटता जा रहा है। कितना घट रहा है, 2.6 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्टेट वाइज भी रिपोर्ट जारी की गई है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भूजल भंडारण का स्तर घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो राजस्थान में आ रही है, वहाँ पर लगभग 14 सेंटीमीटर। औसत आप निकालेंगे तो ये 2.6 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन राजस्थान में 14, हरियाणा में 7.5 यानी कि 7.5 और दिल्ली में 7.2 सेंटीमीटर ये घट रहा है। जो गंगा बेसिन पूरे आप लेंगे तो उसका औसत आएगा 2.6। अगला जो प्रश्न है, संगीतकार रिकी केज ने किस एल्बम के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। संगीतकार रिकी केज, इनका एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स के लिए इन्होंने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार अभी जीता है। ग्रैमी पुरस्कार तीसरा अभी इन्होंने इसके लिए जीता है, डिवाइन टाइड्स के लिए, और ये लास वेगास में इनको प्रदान किया गया 5 फरवरी 2023 को। अगला जो प्रश्न है, गायिका वाणी जयराम का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें इस वर्ष किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। ये गायिका, नाम इनका वाणी जयराम, 78 साल की उम्र, और इनको दिया गया था इस वर्ष 2023 में पद्म भूषण। पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, और पद्म भूषण मिलने के बाद में ये नहीं रही, ये चली गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात राज्य सरकार के बहुत सारे पुरस्कार भी ये जीत चुकी हैं, और चेन्नई में 4 फरवरी को इनका देहांत हुआ है। किस राज्य में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। एक स्थान पड़ता है तुमकुरु, और ये तुमकुरु जो स्थान है ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एचएएल का हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना अभी स्टार्ट हुआ है, और ये पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस फैक्ट्री को 2016 में शुरू करने के लिए यहाँ पर जो था वो इसकी शुरुआत हुई थी। फैक्ट्री की आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस रोग से पीड़ित थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, पाकिस्तानी सेना के जनरल भी रह चुके थे। अगर इनका कभी आपसे पूछ लिया जाए जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 1943 में ये दिल्ली में पैदा हुए थे। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये चले गए। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड, लाल मस्जिद के मौलवी हत्याकांड के केस के सुनवाई के दौरान इनको भगोड़ा, ये भाग गए, देश छोड़ के चले गए, भगोड़ा घोषित किया गया था। और वो एमाइलाइडोसिस से पीड़ित थे। एक दुर्लभ रोग होता है, इसमें जो आपके टिश्यूज, अगर जिसको ये होता है तो टिश्यूज में प्रोटीन के रूप में एक जमाव होने लगता है, और जहाँ पे जमाव होगा वो अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। लाइलाज प्रकार की ये बीमारी है, लेकिन 79 साल ये जी चुके थे। अब इसके आगे जी के ये क्या करते रहते, तो भारत में कुछ गड़बड़ ही करने के बारे में सोचते। कारगिल घुसपैठ का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इन्हीं की पूरी उसमें भूमिका थी। भारतीय रेलवे ने किस कार्यक्रम योजना के तहत गरवी गुजरात यात्रा शुरू की है। कौन सी कार्यक्रम योजना है जिसके तहत इसको शुरू किया गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरवी गुजरात यात्रा भारतीय रेलवे ने शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि किसने शुरू किया है। श्रीलंका ने नमो नमो माथा, एक सदी की ओर एक कदम, इस थीम के तहत स्वतंत्रता के कितने साल पूरे किए। तो 75। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहा है। तो श्रीलंका का ये कौन सा 75 दिवस है, स्वतंत्रता दिवस 75वां। जरा भारत का टाइप कीजिएगा कि भारत 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जाना है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है, तो ये आयोजन स्थल है गुलमर्ग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों का आयोजन होगा 10 से 14 फरवरी के बीच में।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था, शीतकालीन खेलों का। अगला जो प्रश्न है, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 138 देशों में भारत की कितनी रैंक है? आप देखते हैं ना कि 4G 5G दुनिया भर की जी आते चले जा रहे हैं, और जब एक कोई जी आता है तो पुराना जी चलना बंद हो जाता है। पता नहीं वो गुस्सा हो जाता है कि नए जी आ गए हैं तो पुराने जी का क्या होगा, तो वो गुस्सा होकर चलना बंद हो जाता है, या कंपनियों की ये चाल है। जब 2G था तो वही बहुत था, जब 3G आया तो 2G बंद हो गया, जब 3G था तो बहुत तेज था, 4G आया तो 3G बंद हो गया, और जब 4G आया तो 4G तो इतनी तेज चलता था, 5G आया तो 4G नहीं चल रहा है, गूगल पेज नहीं खोल पा रहा है। 6G आएगा तो देखिए कौन से जी कहाँ पर जाते हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। भारत की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो डाउनलोड गति है, स्पीड है, उसमें 2 Mbps एवरेज स्पीड भारत में मिल रही है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के अंतर्गत जो ये आंकड़े निकाले गए, उसमें रैंकिंग जारी की गई, तो 138 देशों में 129वीं रैंक भारत को मिली है। बहुत ही, इसके बाद बहुत ही कम देश हैं, 10 देश हैं, बाकी भारत सबको पीछे करके आगे पहुंच गया है स्लो स्पीड के मामले में। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा है? सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये फरीदाबाद में, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ, और ये होता रहता है आयोजन। अब इसमें एक राज्य कोई होता है जो फोकस राज्य होता है, जिसके हर साल अलग अलग राज्यों पर ध्यान दिया जाता है, जिसके प्रोडक्ट को वहां पर सबसे ज्यादा प्रसारित करने की कोशिश की जाती है। तो जम्मू कश्मीर इस बार का यहाँ का फोकस राज्य है। फेम सेकंड योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में गुजरात राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन गुजरात राज्य में बिके हैं। और जो फेम योजना सेकंड है, उसके तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में अगर देखा जाए तो सभी खंड आप मिलाएंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, तो किस में आएगा? तब महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, इसका आंसर महाराष्ट्र ही होगा। इसका सही आंसर महाराष्ट्र ही होगा, गुजरात नहीं होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, गुजरात नहीं होगा। एक किसी सेगमेंट में गुजरात आगे है, लेकिन टोटल में महाराष्ट्र आगे है। महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद गुजरात आता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर गुजरात आता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र आंसर टिक कीजिएगा। फेम सेकंड योजना के तहत सब्सिडी दी गई थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, तो उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है इनको खरीदने के मामले में। 2 पहिया, 3 पहिया, ई रिक्शा, 4 पहिया, जितने भी 4 व्हीलर जितने भी वाहन हैं, सबको इसमें जोड़ा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। एक्सट्रीमली सॉरी, गुजरात मत याद कीजिएगा। किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विरासत टैग देने का निर्णय लिया है, और ये दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा? यानी कि अभी चल भी रहा है और वो विरासत विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाएगा। ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय। इतिहास में आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। 1921 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को इसका पहला कुलपति भी बनाया गया था। विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है, ये कला, भाषा, मानविकी और संगीत के अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो विश्व में 2022 तक जितने भी धरोहर स्थल चुने गए हैं, उनमें भारत में 40 हैं, 32 इसमें सांस्कृतिक हैं, 40 में से 32 सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं, 7 इसमें जो है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिश्रित किस्म का है, और ये 41वां अभी बनने जा रहा है, 41। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2023 को युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में है, वहीं पर युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया। लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में लद्दाख का कौन सा स्थल चुना गया है? तो ये यायात सो है, यायात सो। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत सरकार यूएनडीपी जीईएफ सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत जैव विविधता प्रबंधन समिति चुमथांग गांव की पंचायत ने यायातसो को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल
BHS इसको बोलते हैं, चुना है। और ये 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और माहे मठ जो है, माहे मठ से एक तोमुरिरी झील पड़ती है, तो उसी के रास्ते से यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने एथलेटिक्स में लड़कियों की श्रेणी में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने एथलेटिक्स में लड़कियों की श्रेणी में जीता है? तो महाराष्ट्र ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक वाहनों वालों में फेम सेकंड में भी महाराष्ट्र है, और ये भी दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिए। 5 फरवरी को उन्होंने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का 12वां संस्करण किसने जीता? या यहां से उन्होंने हटा दीजिए। 5 फरवरी को आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो 12वां संस्करण उसका था। तो किसने जीता है? तो ये जीता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान के तहत भारत के 75 अमृत धरोहर, भारत के रामसर साइट्स फैक्ट बुक और वेटलैंड में जलवायु जोखिम का प्रबंधन, एक व्यवसायिक गाइड, इसको भी इसी अवसर पर जारी किया गया। और अभियान में आर्द्रभूमि संरक्षण में समाज के सभी स्तरों पर आर्द्रभूमि संरक्षण के सकारात्मक जो अप्रोच हो सकते हैं उनको स्टार्ट करने का, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का इसमें निर्णय लिया गया है। और आर्द्रभूमि बचाओ अभियान गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों की शपथ दिलाई? सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि भारत में स्वीकृत संख्या कितनी है, कितनी स्वीकृति है कि इतने तक न्यायाधीश हो सकते हैं। तो टोटल जो हो सकते हैं वो 34 हो सकते हैं। 34 का मतलब 33 + 1। अभी जो टोटल संख्या हो गई है वो 32 हो गई है, ये 6 लोगों की शपथ दिलाने के बाद में। अभी 2 जो सीट है वो वैकेंट है। अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्ति का प्रावधान है और उसी के तहत शपथ का भी प्रावधान किया गया है। 124 में लिखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर 24A B करके ऐसे उसमें प्रावधान है, तो उसी में शपथ का भी जिक्र किया गया है। तो टोटल 34 हो सकते हैं। 34 में 33 जज, 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और तो अभी संख्या हो गई है 32, 31 + 1 और 2 अभी खाली है। 6 से 8 फरवरी को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के प्रमुखों की 6ठी बैठक कहां पर हुई है? ये सुप्रीम ऑडिट संस्थान, ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के जो प्रमुख हैं उनकी 6ठी बैठक हुई है लखनऊ में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 8 फरवरी को ये हुई है। अगला जो प्रश्न है, अच्छा एक चीज यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि संघाई सहयोग संगठन, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप हमको बताएंगे। और दूसरी चीज है, इसके सदस्य देशों के नाम। 2 चीजें आप बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके जो मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के नाम भी कोई टाइप करेगा। जो टाइप करेगा उसकी पोस्ट मैं पिन करूंगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस सेशन को लोगों तक शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करके जाए। इसका टारगेट मैं रखता हूं कि लगभग 1000 लोग इसको लाइक करेंगे। और अगर 1000 लोग इसको पसंद करते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम PDF देते रहते हैं। हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? VP नंद कुमार, VK मैथ्यूज, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हुरून इंडिया अवार्ड अभी दिया गया है, उसमें VP नंद कुमार और VK मैथ्यूज, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है। C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। केनरा बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? एक फैक्चुअल प्रश्न है। के सत्यनारायण राजू की नियुक्ति की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं जानना है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल दुनिया भर में दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये जो दूसरा दिन है
इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। पहला दिन होता है सप्ताह का मंडे, और जो दूसरा दिन होता है तो वो होता है ट्यूसडे। ये फर्स्ट डे माना जाता है और दूसरा ये दिन माना जाता है ट्यूसडे को। तो अब ये जो ट्यूसडे को ये हर बार मनाया जाता है, ये निश्चित नहीं है कि हर बार किस तिथि को मनाया जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये ट्यूसडे को मनाया जाएगा। दूसरे महीने यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह, यानी कि पहला सप्ताह मान लीजिए कि 3 तारीख को पूरा हो गया, तो 4 को मंडे पड़ेगा, 5 को फिर ट्यूसडे पड़ेगा, तो 5 को मनाया जाएगा। तो इस बार कौन सा संस्करण इसका मनाया गया? इस बार जो ये मनाया गया है ये 7 फरवरी को मनाया गया है, और 7 फरवरी को इसका जो संस्करण रहा है वो 20वां संस्करण। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस इसको बोलते हैं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे इंग्लिश में इसको कहा जाता है। टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, इस बार की जो थीम रही है वो क्या रही है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ बृहस्पति के पास कुल 92 चंद्रमा है। इस समय अगर बृहस्पति ग्रह के पास पूछा जाए कितने इसके उपग्रह हैं, कितने इसके उपग्रह हैं, मून्स कह दिया जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, तो इसीलिए उपग्रह को मून भी कह दिया जाता है। तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास चंद्रमा नहीं है? ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास चंद्रमा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं, वीनस एंड मरकरी, जिनके पास खुद के कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के पास 92 है, और सेकंड नंबर पर आपका शनि आता है, शनि के पास 83 है, तो सेकंड नंबर पर शनि है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के T20 विश्व कप विजेता कप्तान एरोन फिंच ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के ये कप्तान हैं? तो ये कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है कि अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी भारत के एक क्रिकेटर हैं जोगिंदर शर्मा, उन्होंने भी सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है सभी प्रारूपों से। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका जो कार्यकाल है इस योजना का बढ़ाया गया है। तो इस योजना की अवधि बढ़ा के 2026 तक कर दी गई है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू किया गया था 2019 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2019 में इसको शुरू किया गया था, और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ही आता है, और अभी इसका मूल्यांकन किया गया उस मंत्रालय के द्वारा। तो सोचा गया कि इसको 2026 तक बढ़ा दिया जाए। इसमें 3 घटक हैं। 2 मेगावाट तक की क्षमता के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र, 20 लाख स्टैंड अलोन और ऊर्जा चालित कृषि पंप की स्थापना, और 15 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना। तो लगभग 2 मेगावाट की जो क्षमता वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, तो उसके माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की बात ही कर रहे हैं। अगर कभी आपसे कंपोनेंट्स इसके पूछे जाए, घटक पूछे जाए, तो आप 3 घटक बता दीजिएगा, ए, बी और सी। ये 3 घटक हैं। इसमें 2 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर संयंत्र लगाए जाते हैं। इसमें कृषि पंप लगाने की बात होती है, एग्री पंप लगाने की, और अगला है कि 15 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना, जो वैसे अभी बिजली से चल रहे हैं तो उसको सोलर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की पहली भारतीय अमेरिकी महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू पहला अवसर है, और ये बनी है अध्यक्ष, या इनको आप अध्यक्षा कहिए। पहली बार ये कोई अध्यक्ष बनी है, और 136 साल के इतिहास में इस पर नामित होने वाली, इस पद पर नामित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी समुदाय की ये महिला है, और इनका नाम है अप्सरा अय्यर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अप्सरा अय्यर। तो ये प्रश्न हमने देख लिए। अब आगे के प्रश्न अगले हफ्ते में हम लोग कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं। बाकी हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नीचे स्क्रॉल किए गए नंबर पर आप मैसेज करें। PCS, ROARO, BO इन सभी के कोर्स चल रहे हैं। करंट अफेयर का हमारा कोर्स है, तो आप उस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।